दोस्तों, संसार का हर देश अपने देश की आर्मी पर गर्व करता है, क्योंकि आर्मी जब हर समय हर मौसम में कठिन से कठिन परिस्थितियों और वातावरण को चुनौती देती हुई अपनी ड्यूटी पर तैनात खड़ी रहती है, तभी देश का हर व्यक्ति चैन की नींद सो पाता है और खुलकर सांस ले पाता है। लेकिन आर्मी भी जब किसी मिशन पर जाती है तो उसकी हर एक टुकड़ी की सुरक्षा के लिए उसके साथ एक स्नाइपर भी होता है। आप में से बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि स्नाइपर कौन है और उसका काम क्या होता है, मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी युद्ध या बंधक जैसी स्थितियों में स्नाइपर ही सबसे अधिक मददगार साबित होते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण आपको रूस यूक्रेन युद्ध में भी मिल जाएगा, जहां इस केस में भी स्नाइपर ही सबसे ज्यादा मददगार साबित हुए हैं। स्नाइपर को हम इस समय का सबसे खतरनाक इंसान भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो लक्ष्य निश्चित कर लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। न केवल आर्मी में बल्कि हर विभाग में कोई न कोई ऐसा होता है जो अपने काम को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। उसके लिए उसका लक्ष्य ही सर्वोपरि होता है और ऐसे व्यक्ति अपने आगे आने वाले कैंडिडेट के लिए मिसाल बन जाते हैं। ठीक इसी तरह हम आपको आज एक ऐसे ही स्नाइपर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने बचपन से ही स्नाइपर बनने का सपना देख लिया था और उन्होंने इस पोस्ट पर आकर ऐसा काम किया कि उनका रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही जांबाज शख्स से जो हर एक समय अपनी टीम की सुरक्षा कवच बनकर चलता रहा और आज भी अपने आप को आर्मी से दूर नहीं रख पाया है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्नाइपर असल में किसे कहते हैं। स्नाइपर शब्द का अस्तित्व सन 1770 ईस्वी में घात लगाने से आया। भारत में अंग्रेजी शासन काल के दौरान कुछ सैनिक वेडर बर्ड यानी एक छोटा पक्षी जैसे तालाब नदियों के किनारे देखा जा सकता है, उसका शिकार घात लगाकर किया करते थे, क्योंकि इसका शिकार करना बहुत मुश्किल माना जाता था। ये पक्षी बहुत ही चतुराई से अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाता था और इसी वजह से इसके शिकार को बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। इसी मुश्किल चीज को बाद में खेल बना दिया गया और इसी खेल को आगे चलकर स्नाइपिंग का नाम दे दिया गया और इसे खेलने वाले प्लेयर्स को स्नाइपर। सामान्य शब्दों में स्नाइपर का अर्थ है घात लगाकर वार करना। इस तकनीक से ट्रेंड स्नाइपर कई मीटर दूर से घात लगाकर वार करता है। स्नाइपर की ट्रेनिंग भी मिलिट्री में ही होती है, जहाँ एक स्नाइपर अपने देश के प्रति बलिदान देने के लिए हर समय तैयार रहता है। स्नाइपर की असली पहचान हमेशा छुपा कर रखी जाती है, नहीं तो दुश्मनों द्वारा उसकी पहचान से उसके परिवार को भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। आज हम आपको जिस स्नाइपर के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है चार्ल्स चक मावेनी। अमेरिका और वियतनाम के जंगलों में जहां अन्य सैनिकों के लिए कुछ भी देख पाना मुश्किल था, वहीं चार्ल्स दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। अमेरिका में 1949 में पैदा हुए चार्ल्स का बचपन से सपना था कि वो अपने पिता की तरह ही एक वीर सिपाही बने, क्योंकि इनके पिता द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की तरफ से युद्ध लड़ चुके थे और पिता को देखकर उनके मन में भी ये सपना पनपने लगा था कि वो भी एक दिन आर्मी की ड्रेस पहनकर अपने देश के लिए दुश्मनों से लड़ेगा और इसलिए बचपन से ही वो इसकी तैयारियां करने लगे। चार्ल्स ने 1967 में अपना स्कूल कंप्लीट करके मरीन ट्रेनिंग में एडमिशन ले लिया। अब जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान हर एक लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए उन्होंने जब स्नाइपर बनने की ट्रेनिंग ली और जाना कि स्नाइपर बनना क्या होता है, तो उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें भी आर्मी में अब स्नाइपर ही बनना है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बैच में इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की कि जिसे देखकर उनके ट्रेनर और हर कोई हैरान रह गया था। यही कारण था कि उनकी ट्रेनिंग खत्म होते ही उन्हें वियतनाम युद्ध में जाने का आदेश मिल गया और ये खबर चार्ल्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी। वो एक मरीन राइफलमैन के तौर पर आर्मी से जुड़े और जल्द ही सेना के प्लेन से उन्हें वियतनाम भेज दिया गया, जहाँ कई सैनिक वियतनाम के खतरनाक जंगलों में लड़ने से घबरा रहे थे। वहीं दूसरी ओर चार्ल्स खुशियां मना रहे थे, क्योंकि किसी भी स्नाइपर के लिए अपनी स्किल्स चेक करने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था। चार्ल्स केवल इसी इंतजार में थे कि कब उन्हें मिशन पर भेजा जाए, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ही उनका पहला युद्ध था और उन्हें अपने बचपन का सपना भी साकार होते हुए नजर आ रहा था। आखिर में उनका इंतजार खत्म हुआ और उनकी टीम को मिशन पर भेज दिया गया। चार्ल्स ने अपने लिए एक M14 स्कोप राइफल चुनी, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान वो ये जान गए थे कि ये तेजी से गोली दागने वाली बंदूक है, जो कि वियतनाम के जंगलों में उनकी मदद करेगी। वियतनाम के घने जंगलों में लड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता था। वहाँ पर दुश्मन कब और कहाँ से आ जाए कोई नहीं जानता था। ऐसे में हर टीम के पास एक स्नाइपर होता था जो दूर बैठकर अपनी टीम को कवर देता था। चार्ल्स का भी यही काम था कि वो पूरी तत्परता के साथ हमेशा अपनी टीम की सुरक्षा के लिए चौकन्ना रहे। जब उनकी टीम कोई नदी या घना रास्ता पार कर रही होती थी तो चार्ल्स कहीं छिप के पूरे इलाके पर दूर दूर तक नजर रखते थे। ऐसे में कई बार उनके सामने दुश्मन आए तो कई बार चार्ल्स ने उन्हें खुद ही ढूंढ लिया। चार्ल्स बिना मौका गवाए दुश्मन को मार देते थे, क्योंकि उस समय एक भी दुश्मन को छोड़ना मतलब अपने साथियों के मरने के चांस को भी बढ़ाना होता था। ऐसे में चार्ल्स ने खुद के लिए एक नियम बनाया था कि वो एक भी दुश्मन को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस काम में सबसे मुश्किल चीज ये थी कि एक ही गोली में दुश्मन का सफाया करना, जिसके लिए धैर्य के साथ साथ जरूरत थी अच्छे निशाने की भी, क्योंकि अगर पहली गोली मिस हो जाती थी तो दुश्मन चौकन्ना हो जाता था और भाग जाता था, जिससे आगे चलकर वही उनकी टीम के किसी भी साथी को मारने का कारण बन सकता था। इसलिए ये काम एक ही गोली में करना था, फिर चाहे दिन की चमकदार धूप हो या रात का घनघोर अंधेरा। चार्ल्स ने ये नहीं देखा कि सामने किस उम्र का व्यक्ति है। अगर उसके हाथों में बंदूक है तो वो दुश्मन है जो कि उसकी टीम के लिए एक खतरा है। इसके बाद चार्ल्स ने धीरे धीरे ऐसी जगहों पर दुश्मन को मार गिराया जहाँ किसी को उम्मीद भी नहीं थी। वैसे तो ट्रेनिंग के दौरान स्नाइपर को दूर से ही सही निशाना लगाने की भरपूर ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन एक स्नाइपर के लिए मुश्किलें तब बढ़ जाती है तब उसे जरूरत से ज्यादा दूरी से निशाना लगाना होता है। उसका मुख्य कारण ये है कि दूरी के कारण हवा बदल जाती है और गोली निशाने से चूक जाती है। वहीं वियतनाम के जंगलों की अगर बात करें तो वहाँ पर हवा हर पल बदलती रहती है, जहाँ पर सही निशाना लगाना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन इस शख्स के लिए कोई भी निशाना नामुमकिन नहीं था और चार्ल्स ने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया। दिन पर दिन चार्ल्स के निशाने खतरनाक
खतरनाक होते जा रहे थे। पहले वो 300 गज की दूरी से निशाना लगाते थे, पर आगे चलकर उन्होंने इसे सीधा 800 गज कर दिया। और उससे भी हैरान करने वाली बात तो ये थी कि कई बार तो उन्होंने 1000 गज से भी दूर खड़े व्यक्ति को अपनी एक गोली से जमीन पर गिरा दिया था। उनके ये कारनामे देखकर उनकी टीम के लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि इससे पहले किसी को भी नहीं ऐसा निशाना लगाते हुए देखा गया था और न ही कभी सुना गया था। इसी तरह अपने काम में पूरी तरह से तल्लीन चार्ल्स ने एक रात ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। 14 फरवरी की ठंड भरी रोमांटिक रात के अंधेरे में उनकी टीम एक नदी को पार कर रही थी। चार्ल्स हमेशा की तरह अपनी राइफल लेकर दूर खड़े थे और इलाके पर नजर बनाए हुए थे। रात के लिए उन्होंने अपनी बंदूक बदल दी थी और अब उनके पास एक M14 राइफल थी, वो भी नाइट विजन स्कोप के साथ। चार्ल्स की टीम नदी में आगे बढ़ ही रही थी कि तभी चार्ल्स ने देखा कि नदी के दूसरी छोर से कई वियतनामी सैनिक बंदूकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चार्ल्स को समझ में आ गया था कि वो दुश्मन सैनिक उनकी टीम पर हमला करने की फिराक में है और उन्होंने तुरंत ही अपनी बंदूक उठाई और दुश्मन की ओर तान दी। समय बहुत कम था और एक भी सेकंड की देरी या एक भी चूक से उनकी पूरी टीम खत्म हो सकती थी। चार्ल्स ने सोच लिया था कि कुछ भी करके बस दुश्मनों को खत्म करना है और उन्होंने एक गहरी सांस ली और जैसे ही ट्रिगर दबाया कि गोली सीधा जाकर वियतनामी सैनिकों के सिर में लगी। गोली की आवाज सुनते ही हर कोई सतर्क हो गया, मगर चार्ल्स ने दुश्मन को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया और लगातार गोलियां चलाते चले गए। करीब 30 सेकंड बाद चार्ल्स ने गोलियां चलाना बंद किया, लेकिन तब तक वो आधे से ज्यादा वियतनामी सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके थे। उन 30 सेकंड्स में उन्होंने 16 गोलियां चलाई थी और वो 16 गोलियां सीधा 16 दुश्मनों के सिर को पार कर गई। उस दिन न सिर्फ चार्ल्स ने अपनी टीम की जान बचाई थी, बल्कि स्नाइपर की दुनिया में एक नया इतिहास भी रच दिया था। उस रात हर कोई जान गया था कि चार्ल्स से बढ़िया स्नाइपर उन्हें कोई और नहीं मिल सकता है। आर्मी ने हर छोटे और बड़े मिशन पर सिर्फ चार्ल्स को ले जाना शुरू कर दिया। चार्ल्स भी इस काम में पूरी तरह से डूब चुके थे। कई महीने बीत चुके थे और वो वियतनाम से वापस अपने घर ही नहीं जा रहे थे। लगातार युद्ध लड़ते हुए करीब 1 साल बाद चार्ल्स को सेना ने वापस घर जाने का आदेश दे दिया, क्योंकि आर्मी नहीं चाहती थी कि चार्ल्स वहाँ रहकर पूरी तरह से हिंसक बन जाए और कहीं अपने परिवार तथा सामाजिक जीवन को पूरी तरह से भूल जाए। इसलिए उन्होंने चार्ल्स को वापस अमेरिका भेजने का बंदोबस्त कर दिया। बीते 1 साल में चार्ल्स 103 से भी ज्यादा दुश्मनों को मौत की नींद सुला चुके थे। चार्ल्स जब वापस अमेरिका गए तो उनका 30 सेकंड में 16 हेडशॉट वाला कारनामा हर जगह फैल चुका था। हर तरफ चार्ल्स की बहादुरी और बेमिसाल निशानेबाजी की ही चर्चा हो रही थी। लेकिन वापस जाने के बाद भी चार्ल्स सेना से दूर नहीं हुए। उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया, बल्कि सेना में निशानेबाजी सिखाने का काम करने लगे। इतने सालों के बाद भी उनके रिकॉर्ड को कोई भी स्नाइपर तोड़ नहीं पाया है, जिस वजह से सेना में आज भी स्नाइपरों को चार्ल्स के कारनामों की कहानी सुनाई जाती है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि स्नाइपर हमारी आर्मी का कितना महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे देश के दुश्मनों को मारकर देश और देश की आर्मी की पूरी तरह से सुरक्षा करता है। और न केवल आर्मी बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर ही सुरक्षा करना स्नाइपर की जिम्मेदारी होती है। पर अफसोस कि ऐसे जाबाज इंसान कभी भी किसी की भी नजर में नहीं आते और देश पर बलिदान हो जाते हैं। ऐसे वीर सिपाहियों का धन्यवाद आप जिन शब्दों में करना चाहते हैं, उन शब्दों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।